हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इस मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में हम लोग अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, प्लस इसके साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी आते हैं, है ना। जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है, तो हमने मध्य प्रदेश की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें देखा कि मध्य प्रदेश का नाम क्या है, मध्य प्रदेश का एक्सपांशन कहाँ तक होता है, मध्य प्रदेश का टोटल एरिया, पॉपुलेशन, टोटल यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीट्स की बात की है ना। यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी बेसिक बात की है। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टेट सिंबल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट सिंबल। अब ये स्टेट सिंबल क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्टेट सिंबल की बात करें तो जैसे हमारे जो भी स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स इंडिविजुअल हर स्टेट की बात करें तो ये अपना एक सिंबल बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक ट्री को हमने फिक्स कर दिया है कि ये हमारा स्टेट ट्री होगा। एक फिश को हमने स्टेट एक्वेटिक एनिमल फिश बना दिया है ना। इस तरीके से हम लोग इनको डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे करीब लगभग आपके पास यहाँ पर 15 के आसपास स्टेट सिंबल है मध्य प्रदेश में जो डिक्लेयर्ड है, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और उनके जो डिटेल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट सिंबल को। ठीक, सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि ये जो आप स्टेट सिंबल पढ़ रहे हैं, है ना, ये जो आप स्टेट सिंबल पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप पढ़ने वाले हैं आज स्टेट सिंबल। ठीक है, स्टेट सिंबल पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये स्टेट सिंबल जो है, इसमें हमको सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये देखना है कि स्टेट का सिंबल का ये जो आप बोल रहे हैं, ये किस साल में इसका एक्ट आया था, है ना। स्टेट सिंबल का एक्ट एक आ चुका है मध्य प्रदेश में, स्टेट सिंबल डिक्लेयर होते हैं जिसके थ्रू, तो वो एक्ट कब आया था, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक, ये एम्बलम है, ठीक है। हम यहां पर लिख रहे हैं स्टेट सिंबल एक्ट। स्टेट सिंबल एक्ट जो है वो कब आया, याद रखिएगा, ये ईयर 1981 में, है ना, 1981। ये 1981 कौन सा ईयर है? 1981 वो ईयर है जब मध्य प्रदेश की स्थापना को 25 वर्ष हो चुके थे। कितने साल हो गए हैं? 25 वर्ष। अब देख लीजिए, 1956 का मध्य प्रदेश है ना, और ये 1981 में आता है, इसका मतलब यहाँ पर 25 साल हो गए थे। तो 1981 का पहला फैक्ट आप याद रखेंगे स्टेट सिंबल एक्ट से। अब हम बात करते हैं हमारे ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ इसका। जैसे ये लिखा है स्टेट एम्बलम लोगो, इसके बाद आप देखेंगे स्टेट बर्ड के बारे में, फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टेट ट्री के बारे में, फिर उसके बाद स्टेट डांस। तो इस तरीके से आपके पास ये टोटल ऑलमोस्ट, मतलब ये समझ लीजिए कि जितने मध्य प्रदेश में स्टेट सिंबल्स हैं जिनको डिक्लेयर किया है, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, प्लस उनके जितने वाइड जहाँ का जाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ तक का मैंने यहाँ पर कंटेंट इंक्लूड किया है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास है स्टेट एम्बलम लोगो, जो अक्सर आप मेरे थंबनेल पर भी देखते होंगे, क्योंकि हम लोग जब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हो जाएंगे, जब हम अधिकारी बन जाते हैं, तो हमारा जो लोगो होता है या स्टेट का जो लोगो होता है वो यही वाला होता है। एमपीपीएससी का जो लोगो है वो भी यही है ना। स्टेट का लोगो मतलब हम लोगों को जो मिलते हैं वो यही मिलता है। क्लियर? तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है वो अपन देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, जो जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे वो मैं बात करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बाहर से स्टार्ट करें तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्तूप। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये स्तूप है ना। ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं स्तूप टाइप के बने हुए हैं। हमारे लोगों के सबसे ऊपर जो है वो क्या बना हुआ है? तो स्तूप बने हुए हैं। अब आप इनकी टोटल काउंटिंग अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 24 स्तूपास। कितने मिलेंगे? 24 स्तूपास। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं हिंदी में भी मेंशन कर दूंगा क्योंकि सारी चीज़ें 24 कितने 24 स्तूप हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें अगर कवर करना है तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा कंबाइन चला रहा हूँ मैं भी। क्लियर? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, अगला धीरे धीरे अंदर आते जाते हैं। तो देखिए, ये आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है ना। इसको अगर मैं कलर चेंज करके बनाऊँ तो देखिए ये सर्कल दिखाई दे रहा है एक। ठीक है, तो एक आप बोलेंगे इसके अंदर नेक्स्ट एक व्रत मिलेगा। एक पॉइंट आपने बोला 24 स्तूप है, दूसरा पॉइंट अगर यहाँ से कहें तो एक आपको क्या मिला? सर्कल मिला है। एक सर्कल है जिसको आप कहेंगे कि वृत्त है, राइट।
चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इस सर्कल के अंदर की तरफ आइए, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश शासन देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश शासन जब आप लिखें तो आपको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश शासन पूरा लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन। और लैंग्वेज याद रखिएगा यहाँ पे, है ना, ये लैंग्वेज जो है ये कौन सी लैंग्वेज है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि ये हिंदी में लिखा है मध्य प्रदेश शासन, करेक्ट। अच्छा, उसके आसपास और देख लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इनको ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों साइड में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और उसके साइड में आपको ये जो छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, प्लांट्स हैं। तो ये किसके हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बालियाँ हैं, है ना, ये बालियाँ हैं। तो किसकी है, तो गेहूँ और चावल की, गेहूँ और चावल की बालियाँ हैं। अगला पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे कि हमारे एम्बलम में किस किस की बालियाँ हैं, तो गेहूँ और चावल की बालियाँ हैं। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए आपको वो बोल सकता है कि ये तो हो सकता है कि आपकी सोयाबीन की बाली हो सकती है, तो आप समझेंगे कि हाँ मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा क्या है, सोयाबीन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, तो हो सकता है एक तरफ सोयाबीन हो, लेकिन नहीं, ये गेहूं और चावल की बालियां बनी हुई, ये दोनों आपको प्लांट्स जो दिख रहे हैं ये बालियां हैं गेहूं और चावल की, राइट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नीचे अगर देखें तो यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते। ठीक, इस सत्यमेव जयते के बारे में याद रखेंगे। अब हिंदी में ही लिखा हुआ है सत्यमेव जयते भी, मैं यहाँ पर भी हिंदी में मेंशन करूँगा, इंग्लिश में भी वही वाली बात हो जाएगी, सत्यमेव जयते याद रखिए। ठीक, सत्यमेव जयते जब याद रखेंगे तो यहाँ पर अगला पॉइंट ये आएगा, अगर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे लोगों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है, ये जो आपने एक कोट लिया है, ये कहाँ से लिया है। तो आप याद रखिएगा, ये सत्यमेव जयते जो कोट है ये हमने लिया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया है, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है, मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, राइट। अगले पॉइंट की बात करें और हमारे लोगों में क्या दिखाई दे रहा है, तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इनर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, रेड रेड जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ट्री है ना, ये क्या है, ये ट्री है। और ये ट्री जो है ये बनियान ट्री है, ये बनियान ट्री है, हमारा क्या है, बरगद का पेड़ है, राइट। ये बरगद का पेड़ है जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री भी बनेगा। बरगद का पेड़ कहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये अंदर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर से है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लोगो और दिख रहा है अंदर की तरफ, और ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही लोगो जो है, जो आपको अभी अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लायन शेर दिखाई दे रहा है, यही लोगो हमारे संसद भवन के बाहर लगाया गया। अभी संसद भवन मतलब दिल्ली के बाहर जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, तो वो जो संसद भवन के बाहर बिल्डिंग पे लगाया गया लोगो, तो इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो ये लोगो आप याद रखिएगा, ये लोगो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्पेशली मैं मार्क कर देता हूँ कि ये जो लोगो है, ये वाला लोगो, ये वाला, ठीक, ये क्या है, इसको बोलते हैं, ये लिया हुआ है कहाँ से, सारनाथ कैपिटल ऑफ अशोका से। ये लिया हुआ है सारनाथ कैपिटल ऑफ अशोका, या इसी को बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया हुआ है ये लोगो, है ना, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर और अगर पॉइंट्स याद रखना है आपको तो एक दो पॉइंट और याद रख सकते हैं आप। यहाँ से क्या याद रख सकते हैं कि इसमें टोटल आपको ऊपर की तरफ 4 शेर मिलेंगे, ठीक है। ये ऊपर जो है 4 लायन फेसेस, ऐसा लिख देते हैं, 4 लायन फेसेस ऑन द टॉप, ठीक है। चारों डायरेक्शन में है, एक आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, 2 आप देख पा रहे होंगे ये अलग इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और एक इसके जस्ट पीछे है, ठीक। और नीचे आप देख नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पर हाथी और घोड़ा वगैरह भी बने हुए हैं, बैल बना है, बुल बना है, लेकिन वो सब इतना डीप में जाने की मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है। आप तो इतना याद रखिए, ये लायन कैपिटल ऑफ अशोका या सारनाथ कैपिटल ऑफ अशोका, लायन की जगह अगर सारनाथ आ जाता है तो वो भी आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट याद रख लीजिए बस।
इसके बाद स्टेट एम्बलम या लोगो जो है वो इतना ही पढ़ना है। ये पॉइंट्स आपको कवर करके रखना है। ये 1981 क्यों लिखवाया है? 1981 इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये फैक्ट जो है ये किसका फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में जो स्टेट सिंबल बनाए जाते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा, इसका जो एक्ट आया है, अधिनियम आया है, वो कब आया? 1981 में आया था। 1981 कब? मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 साल बाद। चलिए ये पूरे पॉइंट्स याद रखिए स्टेट एम्बलम या लोगो के लिए। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है अपने पास बर्ड। बर्ड मतलब आपका क्या है? दूधराज। देख पा रहे हैं आप इसको? ये दूधराज है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल आपका क्या है? ये बर्ड है। आप देखेंगे कि दूधराज की ना बहुत लंबी पूंछ होती है, ठीक है, पूंछ भी बहुत लंबी होती है। दूधराज मेल जो दूधराज होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, और फीमेल दूधराज जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक। बड़ा ब्यूटीफुल सा बर्ड है ना। इसकी चोंच देखिए अलग कलर के, बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो अलग हैं, है ना। इसकी पूंछ बहुत, टेल बहुत लंबी होती है, ठीक। तो ये बर्ड के बारे में पढ़ना है। इसका नाम क्या है? तो एक नाम तो मैंने आपको बार बार ले लिया है कि दूधराज बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ये दूधराज है। ये याद रखिए कि इसको दूधराज कह रहे हैं आप। इसके दूसरे नाम से जो जाना जाता है, जो कि मेरे भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ना, मेरे पेपर में भी एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें इसको शाह बुलबुल कहा गया है। और बहुत फेमस है नाम, ऐसा नहीं है कि वो पेपर में स्पेशली पूछा था, है ना। आप इसको लिखें तो आप लिख सकते हैं शाह ए बुलबुल या शाहे बुलबुल, एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। ये क्या हो गए? इसके दो नाम हो गए। अब ये जो दूधराज है, स्टेट बर्ड है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है? राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है, ठीक। ये जो दूधराज है ना, ये जो बर्ड है ना, इस बर्ड के बारे में आपसे अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या है कि इसका आप हमें साइंटिफिक नेम बताइए। क्या बताइए? यहां पर क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं फिर, कि साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? देखो, इसके साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं। हर किसी का आपको जिस जिसका मैं यहाँ पर साइंटिफिक नेम बताऊंगा वो आपको साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा। इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसका है टर्प्सीफोन, टर्प्सीफोन पेराडाइसी, पेराडीसी या डाइसी, जो भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो टर्प्सीफोन पेराडाइसी जो है, इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। जितने आपको साइंटिफिक नेम बताए जाएं सभी याद रखिए। इसीलिए स्पेशली मैं अलग से स्टेट सिंबल पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको किसी के भी साइंटिफिक नेम में दिक्कत नहीं हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट सिंबल, यहाँ पर जितने साइंटिफिक नेम आएंगे मैं बताऊंगा। फिर जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर गेहूँ, चावल, सोयाबीन, उनके भी बता दूंगा। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे अपना फॉरेस्ट, तो वहाँ पर आएंगे आपके फॉरेस्ट में साल, सागौन वगैरह, तो उनके भी वहाँ पर साइंटिफिक नेम बताऊंगा। पीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स में साइंटिफिक नेम पूछ चुका है ऑलरेडी, तो ठीक है, हम उन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे जो अभी तक हमसे पूछा गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो, सीधी सी बात है, आप ये पढ़ क्यों रहे हो? ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड, आपकी जो 50 क्वेश्चन है या 35 एमपीजी के स्पेसिफिकली अगर अपन बोले, तो ये सारे क्वेश्चन कवर होना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट अपन को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो शाह बुलबुल है, इसको एक नाम और है इसका, है ना, दूधराज भी बोला जाता है इसको, शाह बुलबुल भी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसको क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक। हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम सेम बोला जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक। ये भी नाम याद रखेंगे कि इसका एक और नाम क्या है? शाह बुलबुल का पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ठीक। अब यहां से एक इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज फ्लाई कैचर राष्ट्रीय आपका राज्य पक्षी है। इसको आपने एडॉप्ट कब किया है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एडॉप्ट कब हुआ है, ठीक। जिनका मैं एडॉप्शन बताऊंगा उनका एडॉप्शन अलग है, और जिनका एडॉप्शन नहीं बताया, मतलब समझिएगा वो 1956 में एडॉप्ट कर लिए गए थे, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो आपका स्टेट बर्ड जो है ये 1981 में अडॉप्ट किया गया था, 1 नवंबर 1981। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या इसके लिए पॉइंट अगला कि एडॉप्टेड इन, यहाँ पर अगला बोल रहा हूँ पॉइंट, एडॉप्टेड इन, adopted in 1981। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसको कब अडॉप्ट किया गया है, तो 1981 में अडॉप्ट किया है। इसको मैं हल्का सा अगर मार्क करना चाहूं तो कर देता हूं 1981। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। ये स्टेट बर्ड के फैक्ट्स। अब आप सोचिए, आपकी बुक्स वगैरह में जो लिखा हुआ है वो केवल एक चीज लिखी है। क्या चीज लिखी हुई है कि आप स्टेट बर्ड कौन सा है, और स्टेट बर्ड के लिए दूधराज लिखा होगा, ज्यादा से ज्यादा वो पैराडाइज फ्लाईकैचर देते हैं। ये पॉइंट्स आपको सारे याद रखना है। ठीक, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेट ट्री। स्टेट ट्री का मतलब क्या है, तो ये है राज्य वृक्ष। ये है राज्य वृक्ष। इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा ट्री है, सभी को पता है। ये ट्री जो दिखाई दे रहा है ये बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें जो हैं वो किधर होती हैं, फिर से जब बड़ा हो जाता है तो इसकी जड़ें जो होती है फिर से जमीन को टच हो जाती है। बरगद का ट्री काफी घना ट्री होता है। तो हम स्टेट ट्री की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका नाम याद रखना, ये बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़, पहली चीज। दूसरा, अब ये बरगद का पेड़ जो है इसका भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम होगा। यहां पर भी पॉइंट तो वही आएंगे ना, यहां पर भी आपको क्या याद रखना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं। साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं पे अगर इसको बॉटनिकल नेम के नाम से पूछा जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है फाइकस बेंगालिसिस। फाइकस बेंगालिसिस इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। ये याद रखना है, अगला पॉइंट आपको यहां से। चलिए इसके अलावा और क्या याद रखेंगे, थर्ड पॉइंट एक और इसके बारे में कि बरगद का पेड़ जो है इसको कब एडॉप्ट किया गया है। इसके भी एडॉप्शन की बात याद रखना कि बरगद के पेड़ को हमने अपना राज्य पेड़ या वृक्ष कब बनाया, तो एडॉप्टेड इन 1981। अगेन देखो तीन चीजें बता देता हूं, एक साथ याद रखना, पशु पक्षी और पेड़। पशु पक्षी और पेड़। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, पक्षी देखा था। पक्षी के लिए 1981, पेड़ के लिए मतलब वृक्ष है, वृक्ष 1981, और एक पशु आएगा अपना बारहसिंगा, उसके लिए भी हम याद रखेंगे कि उसका भी ईयर जो है वो 1981 है। तो ये आपका बरगद के पेड़ के बारे में है, इतना पॉइंट बरगद के पेड़ के बारे में याद रखना। अब यहां से एक चीज आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में एक बरगद पार्क स्टार्ट किया गया है। क्या है, बरगद पार्क है ना, बैनियन पार्क है ये, बरगद पार्क। अगर पूछा जाता है कि बरगद पार्क कहाँ है तो आप आंसर करेंगे कि ये इंदौर में है। बरगद पार्क कहाँ है, इंदौर में। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। बढ़ें आगे, स्टेट ट्री के बाद नेक्स्ट देखें क्या है। चलिए देखते हैं, अगला है आपका स्टेट डांस। स्टेट डांस की बात करेंगे। राज्य नृत्य, राज्य नृत्य, ठीक, राज्य नृत्य। ये राज्य नृत्य मध्य प्रदेश का स्टेट डांस क्या है, राई है ना। अब ये राई खाने वाली नहीं है, ये राई है जो डांस किया जाता है उसका नाम है। मेनली ये राई जो है ये किया जाता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। मेनली मतलब ऐसा बघेलखंड का भी राई है, बुंदेलखंड का भी राई है, लेकिन ये आप याद रखेंगे जो स्टेट हमारा डांस है ये मेनली आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का है। तो मैं यहां पर हल्का सा मार्क कर देता हूं, एक बुंदेलखंड का राई है ना। पूछा जाए किस क्षेत्र में किया जाता है, और ऑप्शन में अगर बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों आएंगे तो दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों जगह होता है। पर अगर मान लो वहां पर भी आपको पिक करना पड़े दोनों में से किसी एक को, तो आप आंसर बुंदेलखंड करेंगे। राई के लिए बुंदेलखंड आंसर करेक्ट होगा। राई के बारे में क्या क्या पॉइंट्स याद रखना, पहली बात तो सिंपल हो गया कि राई है। अब यहां से एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे फेमस राई है ना, मैं यहां पर पॉइंट जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रसिद्ध राई नृत्य कहाँ का है। सबसे प्रसिद्ध राई नृत्य अगर आपसे पूछे तो आप यहां पर आंसर करिएगा, ये है अशोकनगर का। कहाँ का है, अशोकनगर। ठीक, अशोकनगर का राई सबसे प्रसिद्ध माना जाता है मध्य प्रदेश में। और ये जो है यहाँ पर अशोकनगर में एक मंदिर है, करीला माता का मंदिर। कौन सा माता मंदिर है ये, यहाँ पर याद रखना, करीला माता मंदिर।
ना। करीला माता मंदिर जो है ये किनको समर्पित है, तो ये समर्पित है देवी सीता को। कौन सी माता को? सीता माता को। क्लियर? सीता माता का मंदिर है ये, करीला देवी मंदिर, बहुत फेमस है करीला माता मंदिर, अशोकनगर में है। राई नृत्य यहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। देखें, ये आपका स्टेट डांस था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब अगले अगले स्टेट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है स्टेट सिंबल? अब है स्टेट फ्लावर, है ना। अगला क्या है आपका? स्टेट फ्लावर, पुष्प के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेट फ्लावर क्या है। तो स्टेट फ्लावर, कई बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। ये राज्य पुष्प है। इसके बारे में केवल एक पॉइंट है और वो भी आपको सही याद रखना है, क्योंकि कई जगह पर इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। स्टेट फ्लावर, राज्य पुष्प जो है वो है सफेद लिली। देख ही पा रहे हैं आप, फोटो में देख पा रहे हैं, क्या है ये? सफेद लिली। इसको बोलते हैं व्हाइट लिली, है ना। व्हाइट लिली जो है ये हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? स्टेट फ्लावर है, राइट। चलिए, अब यहां पर बात आती है कि इसका साइंटिफिक नेम बताइए आप। इंपॉर्टेंट तो वही है मेनली, देखा जाए तो साइंटिफिक नेम। इजी क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला आएगा, है ना। इजी क्वेश्चन आया तो ये ऊपर वाला कि मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है। बेसिक हो गया है, जनरली नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो अब आपका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जो के बारे में बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है लीलियम कैंडिडम। क्या याद रखेंगे? लीलियम कैंडिडम। आप लोग अगर अभी तक देखेंगे तो हमने जब नाम बताए हैं, जब भी साइंटिफिक नेम बताए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके नाम से मैच कर रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो आप यहाँ से देखिए, जैसे आपने बर्ड बताया तो इसको पैराडाइज फ्लाईकैचर भी बोलते हैं, तो टर्पसीफोन पैराडाइसिस का नाम हो गया। उसके बाद हमारा जो ट्री है, ट्री का नाम बरगद है ना। बरगद है तो यहाँ बेंगालिसिस आ रहा है, बरगद बेंगालिसिस, बेनियन ट्री बेंगालिसिस। उसके बाद बात करें अपन राई का, तो कोई साइंटिफिक नेम होगा नहीं। फ्लावर की बात करते हैं, व्हाइट लिली है तो लिली अगर है तो लीलियम कैंडिडम, नाम ऐसे हैं। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इजी जा रहे हैं। मैंने फिर से आपको बोला कि जिनका मैं ईयर बता दूंगा वो आप याद रखेंगे कि जो ईयर है वो किसके लिए है, और जो जिनका ईयर नहीं बताया जाता आप समझना कि वो उसी मतलब 1956 में एडॉप्ट किए गए थे। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अपना एनिमल। एनिमल मतलब हमारे राज्य का पशु, राज्य पशु। ठीक है, राज्य पशु। सभी को पता है ये क्या है? बारहसिंगा है। ये क्या है? बारहसिंगा है। राज्य पशु की अगर अपन बात करेंगे तो ये बारहसिंगा मिलेगा। 12 से 14 इसके क्या हो सकते हैं? सिंग हो सकते हैं। बारहसिंगा बोला जाता है इसको। ये मेनली कहां पे पाया जाता है? अगर बारहसिंगा आपसे पूछा जाए तो ये मुख्यतः मेनली अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा मुख्यतः ये कान्हा किसली में मिलेगा, है ना। कान्हा किसली का नाम आपने सुना ही होगा, आगे अपन पढ़ेंगे कान्हा किसली के बारे में भी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है कान्हा किसली नेशनल पार्क। वहां पर आपको मैंने मुख्यतः लिखा है, आप कहीं पर भी ये नोटिस करिएगा, मुख्यतः, सामान्यतः, जनरली, ये जो वर्ड्स होते हैं इसका मतलब ये है कि मेनली यहां पर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 100% यहीं पर है, और भी जगह पर मिलते हैं। तो अभी तो आप ये याद रखिए, मुख्यतः ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, पहला पॉइंट, राइट। यहां पर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, बारहसिंगा का जो है, बारहसिंगा का अपन नाम भी बता देते हैं कि बारहसिंगा जो है इसको किस नाम से जाना जाता है ना। साइंटिफिक नेम की बात करते हैं ना अपन बार बार, तो यहां पर हम लोग साइंटिफिक नेम की अगर बात करेंगे तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं साइंटिफिक नेम। ठीक, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है रूसवर्स डुआसेली। रूसवर्स डुआसेली इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रूसवर्स डुआसेली। और इसके अलावा क्या बारहसिंगा के लिए कुछ और पॉइंट्स याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फोटो लिया गया है। ये फोटो जो है यहाँ पर लिखा है भूर सिंह दी बारहसिंगा, भूर सिंह दी बारहसिंगा। ये क्या है? तो ये है ऑफिशियल मैस्कट, है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑफिशियल मैस्कट है ये। इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है आधिकारिक, आधिकारिक शुभंकर, आधिकारिक शुभंकर।
ठीक है, किसका बना है, ऑफिशियल मैस्कट किसका बना है, तो ये बना है कान्हा किसली का, है ना, ये किसका बना है, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में बनाया गया है ऑफिशियल मैस्कट, पहली चीज। ठीक, नाम क्या दिया गया है, भूर सिंह दी बारासिंगा, नाम आप डायरेक्टली यहीं से याद रखेंगे, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये आपका इस ऑफिशियल मैस्कट का क्या है, नेम है ना, इसका नाम रखा गया है भूर सिंह दी बारासिंगा। अगली अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये भूर सिंह दी बारासिंगा जो है इसको किसने डिजाइन किया है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डिजाइंड बाय रोहन चक्रवर्ती, रोहन चक्रवर्ती। ठीक, रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया है। तीसरा पॉइंट अगर यहां से पूछे कि इसको कब बनाया गया है, तो यहां से अगला पॉइंट याद रखेंगे आप कि इसको डिजाइन किया गया है इन 2017, ना, ये कब डिजाइन हुआ है, 2017 में। ये हमारा जो है ये क्या है, वैसे तो आपको ये बात पता है कि मैंने अभी आपको तीन चीजें बोली है, पशु, पक्षी और पेड़, तो यहां पर आपको पशु के लिए, हम ये जो पशु है इसके लिए आपको पॉइंट क्या याद, इसके लिए पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये एडॉप्ट कब हुआ है ना, तो एडॉप्टेड इन पशु पक्षी पेड़ तीनों की तीनों 1981 में, जब हमारे यहाँ की सिल्वर जुबली चल रही थी, स्टेट की सिल्वर जुबली जब चल रही थी, तब हमने बनाए थे ये पशु पक्षी और पेड़ को। तो ठीक है, तीनों याद हो गए, पशु भी याद हो गया, पक्षी भी याद हो गया, पक्षी कौन सा है, पैराडाइज फ्लाईकैचर, शाह बुलबुल, और पेड़ की बात करें तो बेनियन ट्री। ये आपका मैस्कट हो गया, ऑफिशियल मैस्कट है, किसका है, कान्हा किसली नेशनल पार्क का है, किसने बनाया, रोहन चक्रवर्ती जी ने बनाया है, डिजाइन कब हुआ है, 2017 में हुआ है। एक तो ये हो गया है, और एक और नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पर, उसने अपना शुभंकर अभी बनाया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा करंट अफेयर से पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर अलग से। मध्य प्रदेश में एक काम चल रहा है और वो ये है अफ्रीका से चीता लाने का काम, अफ्रीका से चीता लाना। कहाँ लाया जा रहा है, तो कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ लाए जा रहे हैं, ये कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जा रहे हैं। ठीक, तो चीता के ऊपर एक मैस्केट बना है यहाँ पर, और उस मैस्केट का जो नाम है, शुभंकर का जो नाम है, वो नाम है चिंटू चीता, है ना, इसका नाम क्या दिया है, ठीक। तो एक नेशनल पार्क अपना ये हुआ, और एक नेशनल पार्क जो है वो है आपका कौन सा, आपका कूनो नेशनल पार्क, जिसका शुभंकर जो बना है वो बना है चिंटू चीता। राइट, याद रहेगा ये पॉइंट, है ना। ठीक, चिंटू चीता। अच्छा, एक और पॉइंट यहां से याद रखें क्या, कि ये जो ऑफिशियल मैस्कट बनाया गया था, ये ऑफिशियल मैस्कट है ना, ये पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना क्या बनाया है, शुभंकर बनाया। तो ये भारत का पहला, ऐसा लिख दूं मैं यहां पर, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका अपना शुभंकर है, जिसका अपना शुभंकर है। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका अपना शुभंकर है, वो कौन सा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा स्टेट सिंबल क्या है, और स्टेट सिंबल बहुत प्यारा सा आया है, राज्य खेल। कितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने ही पूछे जाने वाले हैं, है ना, हर बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टेट स्पोर्ट। स्टेट स्पोर्ट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आप, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है ना, स्टेट स्पोर्ट जो है, 1 सेकेंड, है ना, चलिए देखिए, स्टेट स्पोर्ट नाम बताने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं कि क्या है ये, मलखंभ। ठीक है, मलखंभ है। चलिए इसको अलग से लिखते हैं। और इस मलखंभ के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो देख लेते हैं, किस तरीके से इससे फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। मलखंभ, मलखंभ में मल जो लिखा है इसका मतलब होता है पहलवान, इसका मतलब क्या होता है, पहलवान। और
जो यहाँ पर लिखा हुआ है खम्ब, खम्ब का मतलब होता है खंबा, खम्ब का मतलब क्या है, खंबा है, ठीक। मल का मतलब पहलवान और खम्ब का मतलब खंबा। देख पा रहे हो, ये यहाँ पर पोल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये क्या है, ये पोल है, ठीक। इस पोल के आसपास आप देखेंगे कि अलग अलग जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर बोले पहलवान बोले जो भी बोले इनको, अब ये स्पोर्ट बन गया। पहले पहलवानों की ये कुश्ती वगैरह और एक अखाड़े टाइप का ये हुआ करता था, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ना। अभी इसको आप क्या बना दिए, आपने इसको मध्य प्रदेश का स्पोर्ट बना दिया है। क्यों बनाया है उसके पीछे रीजन जान लेते हैं। क्योंकि इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन जो है वो माना गया है उज्जैन से, इसका उद्गम जो है वो कहाँ से माना गया है, उज्जैन से माना गया है। इस वजह से क्योंकि ये इतना फेमस था, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको क्या बनाया, इसको स्टेट स्पोर्ट बना कर रखा, राइट। चलिए अब मलखम्ब में क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, तो एक यहाँ पर पॉइंट तो आपने ये देख लिया। दूसरा, मलखम्ब के फील्ड में एक अवार्ड दिया जाता है। मलखम्ब है, इस स्पोर्ट के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है प्रभाष जोशी अवार्ड, प्रभाष जोशी पुरस्कार। याद रहेगा, प्रभाष जोशी पुरस्कार। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग पेपर में अलग अलग बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है या किसके लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है जो व्यक्ति मलखम्ब करते हैं उनको, ठीक। अब ये जो है कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा ये 2013 से इसकी शुरुआत हुई है ना। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2013 से। प्रभाष जोशी अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 2013 से हुई है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए ये जो स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया है ये कब किया गया है, तो स्टेट स्पोर्ट में यहां पर लिख रहा हूं शॉर्ट में, स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर्ड इन 2011, ठीक है। 2011 से इसको क्या बनाया हुआ है, 2011 से इसको स्टेट स्पोर्ट बनाया हुआ है। ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये केवल अवार्ड के लिए है, ये अवार्ड के लिए है। और ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये डिक्लेरेशन कब हुआ है इसका, स्टेट स्पोर्ट कब बनाया गया इसको, तो 2011 में बनाया गया। 2013 से प्रभाष जोशी, कहाँ से ओरिजिन माना जाता है, उज्जैन से ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, यहाँ तक है ना। अब यहाँ पर एक और पॉइंट कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में तो उज्जैन माना, लेकिन ओरिजिनली अगर इसका आप ओरिजिन देखेंगे, है ना, वास्तविक रूप में जो इसका क्या है, वास्तविक उद्गम अगर देखें, वास्तविक शुरुआत अगर इसकी आप देखें तो वो हुई थी महाराष्ट्र से। वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई थी, अगर पूरी हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे आप तो ये महाराष्ट्र से हुई है, ठीक। उज्जैन इसलिए फेमस है क्योंकि उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी है। इसको एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उज्जैन में क्या है, यहां पर मलखम्ब एकेडमी, मलखम्ब अकादमी की अगर अपन बात करें, एकेडमी की अगर बात करते हैं तो मलखम्ब एकेडमी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में है, ऐसा याद रख लेना। वास्तविक शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का स्पोर्ट गेम बना हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मलखम्ब जो है, मलखम्ब को जब हम नेशनल गेम्स में इंक्लूड करते हैं, राष्ट्रीय खेलों में जब इसको शामिल किया जाता है मलखम्ब को, तो ये अलग अलग से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, पहले अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मलखम्ब, टाइप्स ऑफ मलखम्ब, मलखम्ब के प्रकार कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का है ना। यहां पर याद रखना है आपको, ये 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, पहले को बोला जाता है फिक्स्ड मलखम्ब, एक को क्या कहते हैं हम लोग, फिक्स्ड मलखम्ब। मैं केवल यहाँ पर एम के लिख रहा हूँ, ये समझ जाइएगा। दूसरा जो है उसका नाम है हैंगिंग, दूसरा जो मलखम्ब टाइप का होता है वो होता है हैंगिंग मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब, ठीक। और तीसरा जो होता है, इसका मेन एक नाम अभी बताते हैं आपको, कि इसको बोला जाता है रोप मलखम्ब, ठीक। ये 3 आपके, तो पहली बात तो आप इनके डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, 3 टाइप के हैं, है ना। ये 3 टाइप के क्यों बताएं, क्योंकि इनको हमने नेशनल स्पोर्ट में इंक्लूड किया है, नेशनल स्पोर्ट में इनको मानेंगे,
ठीक। अब ये जो मलखम आप लिख रहे हैं, इस मलखम में हैंगिंग मलखम क्या है, फिक्स्ड मलखम क्या है, इनके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं कैसा क्या है इनका। पहला, फिक्स्ड मलखम जो है, इसमें जो पोल होता है, ये जो पोल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पोल दिखाई दे रहा है, इस पोल की अगर आप हाइट देखें, इस पोल की अगर आप हाइट देखेंगे तो 10 से 12 फीट होती है। कितनी होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सबके लिए लिखूंगा, है ना। हाइट ऑफ पोल कितनी होती है, तो ये होती है 10 से 12 फीट, ठीक है। और 10 से 12 फीट होती है। करता कौन है इस मलखम को, फिक्स्ड मलखम हो, ये कौन करता है, तो डन, स्पेशली लिख रहा हूं केवल, बस, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता, पर इसको स्पेशली किसके द्वारा किया जाता है, स्पेशली डन बाय मेल, है ना। जो पुरुष होते हैं वो स्पेशली इस मलखम को करते हैं। दूसरा अपने पास है हैंगिंग। दूसरा क्या है, हैंगिंग। इसकी हाइट की भी बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ पोल यहां पर कितना होता है, तो हाइट ऑफ पोल की अगर अपन बात करें तो हाइट ऑफ पोल जो है ये है 4 से 5 फीट, 4 से 5 फीट। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है स्पेशली डन बाय विमेन्स, विमेन के द्वारा, ठीक है। विशेषतः ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो रोप मलखम है, रोप मलखम जो है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कौन करता है। इसका एक नाम आप और याद रख सकते हैं, इसी को बोला जाता है शेप मलखम। इसका तीसरा नाम जो है वो क्या है, शेप मलखम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको केवल पुरुष करेंगे या केवल महिला करेंगे, स्पेशली फिक्स्ड। और आप याद रखेंगे हैंगिंग में कि कौन करता है, बाकी तो मिक्स्ड वाला तो है, जो आपका रोप वाला जो है, शेप वाला, ये फीमेल मेल कोई भी कर सकता है। राइट यहां तक ठीक है ना। चलिए, और ऐसा नहीं है कि ये केवल मेल फीमेल सब कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है, स्पेशली ये विमेंस करती हैं स्पेशली। पर कर कौन सकता है, विमेंस और मेंस सभी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विमेन और मेन, कुछ भी, कोई भी, राइट। बस इतना याद रखेंगे। वैसे ही इतना डिटेल में आपसे ये वाला पॉइंट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का पॉइंट ही अलग हो गया है वहाँ पर कि मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट कौन सा है, बस उतना सा बात बनती है, बाकी तो ठीक है। डिटेल अगर करना हो तो मैंने आपको बता दिया, और तो कुछ नहीं, है ना। थोड़ा सा जानकारी हो, इंटरव्यू में बैठे हो आप, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है मलखम के बारे में, तो फिर वहाँ पर आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पढ़ के आना है, बताना है, तो ये इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मलखम की बात निकल गई तो एकेडमी कहाँ है, याद रखना है, उज्जैन में है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो महाराष्ट्र से हुई थी। ये पॉइंट अपने आप में अलग है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, महाराष्ट्र से हुई है। अरे ये महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, तो ये स्टेट फिश। स्टेट फिश की बात करते हैं। सभी को पता है स्टेट फिश कहाँ है, सॉरी कहाँ है से मतलब है मेरा कौन सी है, ये राज्य मछली है, राज्य मछली, ठीक। स्टेट फिश, पहला पॉइंट याद रखेंगे क्या है, महाशीर है। स्टेट फिश कौन सी है आपकी, महाशीर, ठीक। इसको बोलते हैं आप महाशीर। कई सारे नाम हैं इसके, मैं बताता हूँ इसको किस किस नाम से जाना जाता है। उसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट, इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका, वो याद रखेंगे। तो फिश को टोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टोर, है ना। पेपर में जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने केवल एक बार टोर लिखा था, एक बार लिखे या 2 बार लिखे फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टोर है। महाशीर, ये डायग्राम में आपको दिख रही होगी। कुछ पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे। पहला पॉइंट कि महाशीर जो है ये कहाँ मिलती है, तो अगेन मैं बोलूँगा मुख्यतः, है ना। मुख्यतः मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्यतः, या अगर संख्या में भी ज़्यादा की बात करें तो ये नर्मदा नदी में मिलती है ना। कहाँ मिलती है, मुख्यतः नर्मदा में पाई जाती। पर क्या ये बाकी नदी में नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। चंबल में भी मिलती है, आपकी दूसरी नदियों में भी ये मिलती है। क्या करती है, तो पानी, अच्छा इसके बारे में माना जाता है कि पानी को साफ करती है, पानी को साफ भी करती है। अच्छा, ये तो बेसिक बात हो गई,
टो नाम याद आपने रख लिया है, राज्य मछली है, नाम क्या है, महाशीर है। स्पेशली इसके बारे में पॉइंट क्या याद रखना है, इसके कुछ नाम है, इसको कुछ नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका अन्य नाम। देखिए इसको किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम में, ठीक है। इसको बोला जाता है लायन ऑफ फिश, है ना। ये क्या है, ये जितनी मछलियां हैं ना उन मछलियों का शेर बोला जाता है, इसको लायन ऑफ फिश बोला जाता है। या लायन अगर नहीं बोलेगा, मध्य प्रदेश के टर्म में रहेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर टाइगर बोल दे, है ना। लायन या टाइगर जो भी आएगा, अगर नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है कि महाशीर है तो वहां पर आप कर सकते हैं इसका आंसर महाशीर का, लायन या टाइगर जो भी। दूसरा, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्पोर्ट फिश। इसी को क्या कहते हैं, स्पोर्ट फिश, ठीक है। ये मछली स्पोर्ट फिश के नाम से जानी जाती है। तीसरा, इसी फिश को बोलते हैं क्वीन ऑफ चंबल या चंबल की महारानी। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं चंबल की महारानी। चंबल की महारानी मतलब चंबल क्षेत्र नहीं, चंबल नदी, है ना, चंबल में भी मिलती है तो चंबल नदी याद रखना, ठीक। इतने पॉइंट आप फिश के बारे में याद रखो। नर्मदा में मिलती है, महाशीर पानी को साफ करती है। अच्छा, इसको एडॉप्ट कब किया गया है, तो मैं यहाँ पे सीधा सा लिख देता हूँ एडॉप्टेड में यहाँ पे लिख गया 2010। एडॉप्टेड याद रखिएगा, चंबल ये जो फिश है आपकी, सॉरी 2011 में है, हाँ ये 2011 में है। 2011 में इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था, राइट। यहाँ से 2-3 पॉइंट और बताते हैं आपको। जैसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि महाशीर, ये महाशीर जो है, इसका महाशीर का शोध संस्थान कहाँ है, पहला पॉइंट, महाशीर शोध संस्थान, महाशीर का रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है बड़वाह में, पहला, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, ये तो महाशीर के लिए स्पेशली हो गया, अगर आपसे रंगीन मछली केंद्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रंगीन मत्स्य केंद्र, ठीक। इसका महाशीर से कोई लेना देना नहीं है मछली का, पर यहाँ पर आगे ये बात तो मैं बता रहा हूँ साथ में, रंगीन मछली केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, ये खंडवा में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है, खंडवा में। तीसरी चीज यहाँ पर याद रखिएगा, तीसरी चीज याद रखिएगा, ये मछली है, मछली का एक अनुसंधान केंद्र है अपने यहाँ पर, मत्स्य अनुसंधान केंद्र बोलते हैं उसको, मत्स्य अनुसंधान केंद्र। मत्स्य अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ये है छतरपुर में। ये तीनों फैक्ट अपने आप में अलग अलग हैं, ये तीनों आपको याद रखना है। महाशीर का शोध संस्थान बड़वा मतलब खरगोन ना, और रंगीन मछली केंद्र खंडवा में। उसके अलावा आपका मत्स्य अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा, फिश रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो ये छतरपुर में है, क्लियर। और ये इसके क्या है, अन्य नाम है। क्लियर, इतना फिश के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने स्टेट सिंबल की तरफ चलते हैं। अगला है स्टेट सॉन्ग। स्टेट सॉन्ग बोर्ड पे अगर देख पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूं। लिखा है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। यहाँ पर स्टेट सॉन्ग की अगर अपन बात करें, ये राज्य गीत की अगर अपन बात करें, तो राज्य गीत जो है आपका वो है मेरा मध्य प्रदेश। राज्य गीत क्या है, मेरा मध्य प्रदेश। अगर आप हर पैरा देखेंगे तो उसमें एक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा मेरा मध्य प्रदेश, और यही हमारे मध्य प्रदेश के मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश, तो सभी जगह मेरा मध्य प्रदेश, ठीक। पहला पॉइंट राज्य गीत मेरा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर समझिएगा, ये आपको जो व्यक्ति बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति का नाम है शान। इनका नाम क्या है, शान नाम है। इन व्यक्ति ने मेरा मध्य प्रदेश का जो ये सॉन्ग है इसको गाया है, इन्होंने क्या किया, गाया है।
अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि लेखक कौन है इनके, है ना, इनसे पूछा जाए कि ये आपका मेरा मध्य प्रदेश जो लिखा है इसके लेखक कौन है, तो वो है महेश श्रीवास्तव। अगला पॉइंट मैं लिखूंगा सारी बातें, पर याद रखना ये शान है जिनने ये गाया है। अगर लेखक पूछा जाता है तो लेखक है इनके महेश श्रीवास्तव। और अगर ये पूछा जाता है कि ये जो सॉन्ग आपने बनाया है इसके संगीतकार कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो सॉन्ग है इसके संगीतकार कौन है, तब आप उसमें याद रखना एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है झा साहब, सुधीर झा। ठीक, तो तीन बातें एक साथ याद रखेंगे। पहला पॉइंट है ना गीतकार, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गीतकार, जिसने गाया, या गायक ही लिख लेते हैं ना डायरेक्ट। गायक कौन है, गायक हैं, इनका नाम जो बोर्ड पे है ये है शान, और एक्चुअल इनका अगर नाम पूछें तो इनका नाम है शांतनु मुखर्जी, शांतनु मुखर्जी। ठीक, शांतनु मुखर्जी पहला। अगर इसके लेखक पूछा जाता है, मेरा मध्य प्रदेश के लेखक आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे इनके लेखक है महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव। है ना, महेश श्रीवास्तव। तीसरा पॉइंट आपसे यहां से पूछा जाए कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार अगर पूछे जाते हैं तब आप आंसर करेंगे सुधीर झा। ठीक, मेरा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, अगर यहां से हम ये देखें कि इसके गायन में समय कितना लगता है, गायन में समय कितना लगता है, तो ये बड़ा बना हुआ है थोड़ा सा, और इसके गायन में समय जो लगता है वो लगता है 4 मिनट 16 सेकेंड। मध्य प्रदेश का स्टेट सॉन्ग जो है इसके गायन में टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 4 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, कब एडॉप्ट किया गया था, अगर ये भी बात कर लें कि स्टेट सॉन्ग जो है इसको कब एडॉप्ट किया था, तो यहां से एक पॉइंट अगला याद रखना है, एडॉप्टेड इन 2010। ठीक है, अभी जो आपने 2 ईयर देखे हैं पिछले वाले स्टेट सिंबल्स में, जैसे आपका फिश है 2011, मलखंब जो है उसका भी 2011 है, मलखंब का भी 2011 है। आपसे अगर पूछा जाता है कि किसका ईयर बताइए, आप स्टेट सॉन्ग का ईयर बताइए, तो स्टेट सॉन्ग ये स्पोर्ट का कब है 2011, फिश का कब है 2011, फिश का भी 2011, कहाँ गया एडॉप्टेड। और अगर आपसे पूछा जाता है स्टेट सॉन्ग के बारे में तो इसको एडॉप्ट किया है 2010 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा देखते हैं सिंबल स्टेट रिवर, स्टेट रिवर, राज्य नदी, राज्य नदी। देखकर पता चल रहा होगा, नहीं आ रहा है समझ में, तो ये कौन है, नर्मदा। राज्य नदी कौन सी है, नर्मदा। बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, है ना। यहां पर इसके कुछ फैक्ट्स लिख देता हूं मैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मतलब बिगेस्ट या लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट एवं सबसे लंबी, है ना। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, कितनी है, 13-12 किलोमीटर, है ना। ऐसे याद रखेंगे, 1312 किलोमीटर अगर याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाती है, इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट यहां से याद रखना कि ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी, भारत की 5वीं बड़ी नदी है, 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है। तीसरा, अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा के लिए, तो नर्मदा के बारे में याद रखना, नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा इसको किस फॉर्म में बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर, है ना। होलीनेस के अकॉर्डिंग देखें तो इसको पवित्रता के आधार पर बोलेंगे। इंपॉर्टेंट ये बात है, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा बताइए तो वो आंसर होता है बेतवा। पवित्रता के आधार पर इसे क्या कहते हैं आप, होलीनेस के बेसिस पर अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। और ऐसे इन जनरल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की गंगा बताइए तो आप आंसर करेंगे बेतवा है,
ये होलीनेस के बेसिस पे आपकी नर्मदा हो गई। नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर है। अगला पॉइंट अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसके लिए जो क्वेश्चन पीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है वो क्या है, ये रिवर जो है ना ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख, है ना, एस्चुरी बनाती है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि अपना पानी जो है, नर्मदा नदी जो है अपना पानी कहाँ छोड़ती है, तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में समागम, खाड़ी में इसका क्या है? समागम है। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा, यहां पर एक आपको ये याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है ना। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो आएगा पश्चिम दिशा में बहती है। तो मैं पूरा लिख देता हूं, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी या बड़ी, सबसे लंबी नदी, है ना। बड़ी बड़ी नदियों की अगर अपन बात करेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है, ये किधर जाती है? वेस्ट में जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर एक पॉइंट यहां से याद रखें तो इसका उद्गम जो है, उद्गम जो हुआ है वो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसका उद्गम कहां से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, अमरकंटक जो है मेकाल पर्वत पर है, सतपुड़ा का हिस्सा है। यहाँ पर अपन एक ब्रैकेट में ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये सतपुड़ा से निकली है, सतपुड़ा से निकली है ना। अभी और पॉइंट बता रहा हूँ इसके, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा से इसका क्या है? उद्गम। अमरकंटक सतपुड़ा पर पड़ता है। नर्मदा नदी के आपको याद रखना है कुछ अन्य नाम, अन्य नाम आप याद रखेंगे नर्मदा के, राइट। क्या क्या अन्य नाम है देखते हैं जरा। पूरा सेलेक्ट। अन्य नाम में पहला नाम देखेंगे आप, इसको बोला जाता है रेवा। इसको क्या बोलते हैं? रेवा कहते हैं। इसको कहते हैं मेकाल सुता। इसको क्या कहते हैं? मेकाल सुता। क्योंकि ये कहां से निकली है? मेकाल पर्वत से निकली है, इसलिए मेकाल पुत्री। मेकाल सुता का मतलब होता है, सुता का मतलब पुत्री। ठीक, तो ये मेकाल सुता के नाम से जानते। कहां से निकली है? अमरकंटक से, तो इसको अमरकंटकी भी कहा जाता है। अमरकंटकी भी इसी का नाम है। ठीक है, अगला अगर देखें तो नर्मदा का एक नाम है और वो है नामादोष। मैं इसको एक काम करता हूँ, कलर अलग चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। मध्य प्रदेश में नर्मदा का, मध्य प्रदेश की नर्मदा का एक नाम और है और वो है नामादोष। ये नामादोष जो है, नामादोष नाम दिया, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, नाम दिया। किसने दिया है नामादोष? तो एक व्यक्ति थे, भूगोलविद थे, जिनका नाम है टॉलमी। क्या नाम है? टॉलमी। टॉलमी ने कहा था नर्मदा को नामादोष। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे जितने आपको नाम बताएं वो तो है ही हैं, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि नामादोष के नाम से कौन सी रिवर फेमस है? नामादोष के नाम से फेमस है हमारी नर्मदा नदी। किसने बोला था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टॉलमी ने कहा था कि ये नर्मदा नदी जो है ये नामादोष के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और बता देता हूँ। नर्मदा की जो है शादी हुई थी, ठीक है, शादी जो हुई थी इनकी वो किनके साथ हुई थी? तो वो हुई थी पुरुकुत्स के साथ। पुरुकुत्स के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक है, शादी जो हुई थी नर्मदा मैया की वो पुरुकुत्स के साथ में हुई थी। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल करेंगे इनकी कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, क्या नाम था, लेकिन अभी इतना याद रखिए आप। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला है स्टेट क्रॉप। अगला क्या है अपना? स्टेट क्रॉप। इंपॉर्टेंट है सोयाबीन। चलिए देखिए, स्टेट क्रॉप सोयाबीन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसको राज्य फसल बनाया गया है। इसको क्या बनाया गया है? राज्य फसल सोयाबीन। अभी न्यूज में भी रह रहा है कुछ समय से ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। अभी न्यूज में इसलिए रह रहा है क्योंकि आप लोग जो नॉनवेज इनटेक करते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं, उसमें कई चीज़ों से, कई नॉनवेज से ज़्यादा प्रोटीन है सोयाबीन में मिलता है। तो सोयाबीन जो फेमस है किसके लिए? प्रोटीन से, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में। ऐसा लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में इसको, प्रोटीन जो मिलेगा वो मिलेगा प्रचुर।
ठीक है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर याद रखें तो देखिए, यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको पॉइंट बताने वाला हूँ सोयाबीन के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे कि सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है ना, सोयाबीन, सोया मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सोया अनुसंधान केंद्र, सोया अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंदौर में है। अगर आप लोग इंदौर में हो और आईटी पार्क के आसपास आप देखेंगे, है ना, इंदौर का जो आईटी पार्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो है, उसके पास में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र। ठीक, ये अनुसंधान केंद्र है, लेकिन एक क्वेश्चन और है, सोयाबीन का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। सोयाबीन का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है, जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे ज़्यादा। सोयाबीन का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अब ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये सिवनी में है ना। सोयाबीन का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? सिवनी में मिलेगा। क्लियर, ये बात याद रखना है सोयाबीन के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सोयाबीन की फैक्ट्री की भी बात कर लेते हैं, या पहले बात कर लेते हैं कि देखो, एक तो हो गया आपका अनुसंधान केंद्र, अब सोयाबीन की फैक्ट्री है ना, सोयाबीन संयंत्र, ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ है? और माना जाता है कि ये फैक्ट्री जो है ये एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री है। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री उज्जैन में मिलेगी। सोयाबीन संयंत्र या फैक्ट्री अगर बात करें तो उज्जैन में, अनुसंधान केंद्र बात करें तो इंदौर में। अगला पॉइंट भी है, याद रखना, सोयाबीन वायदा बाजार, यहां से याद रखेंगे, सोयाबीन वायदा बाजार। सोयाबीन वायदा बाजार अगर बात करेंगे तो ये अगेन आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है? इंदौर में है। तो सोयाबीन के ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिए। और पॉइंट देख लेते हैं सोयाबीन, हाँ एक पॉइंट और कि सोयाबीन जो है इसको आप वो बोलेंगे, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखना है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन उज्जैन में होता है, फैक्ट्री जहाँ पर है वहीं पर। ठीक, एक पॉइंट और है, साइंटिफिक नेम इसका, साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसको बोला जाता है ग्लाइसिन मैक्स, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट यहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सोयाबीन सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है, सर्वाधिक सोयाबीन, अगर कोई जिला अगर पूछा, सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक सोयाबीन किस जिले से होता है, तो वो होता है उज्जैन से। सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, काली मिट्टी में होता है ना ये। अच्छा, किसकी फसल है अगर बात करें तो ये बारिश के टाइम पे बोई जाती है। ये कब बोई जाती है? बारिश के टाइम पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये खरीफ की फसल है? ये किसकी फसल है? खरीफ, है ना, खरीफ रबी अपन देखेंगे, खरीफ की फसल। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल करेंगे। अभी तो यहाँ पर जो नाम आया है केवल सोयाबीन, उसके बारे में याद रखिए, खरीफ की फसल है ये। ठीक है, सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन में है। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो अच्छा प्रोडक्शन जो होता है, मतलब एक प्लेस है वो है देवास में। वो देवास में पहली बार भी सोयाबीन प्रोड्यूस किया गया, पर उसको याद नहीं रखना, हाट पिपलिया करके एक जगह है, वहां पर प्रोड्यूस किया गया था। अभी तो आप इतना याद रखिए, सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन में होता है, फैक्ट है, और खरीफ की फसल है ये सोयाबीन आपका, सोयाबीन। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश जो है, ये देश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है सोयाबीन। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोयाबीन के लिए। बढ़े आगे, स्टेट सिंबल में आगे देखते हैं। क्रॉप के बाद अपने पास क्या आता है, स्टेट फ्रूट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट फ्रूट, राज्य फल। ठीक है, राज्य फल कौन है, बिना देखे आप बता सकते हैं, ये आम है, आम है ना। आम को क्या कहते हैं आप, इसको आप कहते हैं फलों का राजा, फलों का राजा कहा जाता है आम को, राइट। चलिए, अब मध्य प्रदेश आम इतना फेमस क्यों है, चलिए दो तीन बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध आम की बात करेंगे, प्रसिद्ध आम की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश के पहला आम, एक आम है सुंदरजा आम, है ना। मैं पहले सुंदरजा क्यों लिख रहा हूं उसका बताता हूं। सुंदरजा आम ज्यादा फेमस इससे और दूसरा है जो दूसरे नंबर पे लिखूंगा। पहले नंबर पे सुंदरजा आम इसलिए लिखा है क्योंकि वर्तमान में सुंदरजा आम को जो है जीआई टैग मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग क्या होता है, तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग मिल चुका है पहली बात। कहाँ का आम है ये, तो रीवा का है। कहाँ का, रीवा का। रीवा में भी कहाँ पर, गोविंदगढ़ में, ठीक, गोविंदगढ़, पहला पॉइंट। दूसरा यहां से याद रखेंगे, प्रसिद्ध आम में दूसरा नाम आप याद रखेंगे नूरजहां। दूसरा नाम में क्या याद रखेंगे आप, नूरजहां आम है। ये नूरजहां जो आम है, ये स्पेशली आपकी जो प्रजाति है ये मिलेगी कठीवाड़ा में। कहां मिलेगी, ये मिलेगी कठीवाड़ा में। ये कठीवाड़ा कहाँ है, कठीवाड़ा है अलीराजपुर में। कठीवाड़ा कहाँ है, अलीराजपुर। और अगर आप देखेंगे कि इसको बोला जाता है कि ये भारत की सबसे बड़ी आम की प्रजाति जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर। तो मैं केवल भारत की तो नहीं लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, बड़ी मतलब साइज और वजन में, है ना, सबसे बड़ी आम की प्रजाति। सबसे बड़ी आम की प्रजाति अगर अपन देखेंगे तो कौन सी है, वो है नूरजहां आम। नूरजहां आम, नूरजहां आम मध्य प्रदेश में आम की सबसे, भारत में बोला जाता है वैसे तो, पर कोई बात नहीं, आप इतना भी याद रख लेंगे चलेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है प्रसिद्ध आम कहाँ के हैं, एक सुंदरजा वाला, एक नूरजहां वाला, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं ताकि आप भूले नहीं, सुंदरजा आम और नूरजहां आम, राइट। अब आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स। जैसे यहां पर भी हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसका साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको बोला जाता है मेंजीफेरा इंडिका। इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछें, साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए आपसे तो आप याद रखना मेंजीफेरा इंडिका, है ना। मेंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है इसको, ये साइंटिफिक नेम हो गया। एक पॉइंट और है इसका कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना। यहां से अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान, जैसे सोयाबीन का आपने बताया ना इंदौर में, है ना, फसल का, वैसे ही आपसे पूछ ले कि बताइए आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आंसर याद रखना वो है रीवा में। और रीवा के भी किस जगह पर, गोविंदगढ़ में। रीवा के भी कहां पर, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ये आम अनुसंधान केंद्र है। और एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का आम जिला कौन सा है, तो यहां पर अगला पॉइंट याद रखना, मध्य प्रदेश का आम जिला, है ना। आम जिला होता है, आंवला जिला होता है, ऐसे सब जिले होते हैं। तो आम जिला जो है वो है जबलपुर। आम जिला कौन सा है, जबलपुर है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आम अनुसंधान केंद्र पूछेगा, रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा रीवा में, और आम जिला मैंगो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो वो जबलपुर में है। क्लियर यहां तक बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला अपना कोई फैक्ट बाकी तो नहीं बाकी। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेट ड्रामा। स्टेट ड्रामा, स्टेट ड्रामा मतलब इसको बोलते हैं राज्य नाट्य। इसको आप क्या कहेंगे, नाट्य, ठीक। स्टेट ड्रामा जो है ये क्या है, ये है मार्च, है ना,
माछ। मेनली कहाँ का फेमस है माछ जो किया जाता है, ये किया जाता है आपके मालवा वाले क्षेत्र में, ठीक है। और कहाँ पे, तो अब मालवा के पास में जस्ट लगा हुआ है निमाड़। अगला पॉइंट आपका मालवा के साथ में निमाड़ में भी। पर ये जो माछ है ये कहाँ का फेमस है, तो आप इसको याद रखना, मालवा का फेमस है। स्टेट ड्रामा है आपका, राज्य नाट्य है ये, ठीक। एक पॉइंट और देख लेना कि यहाँ ये जो है ये इसकी जो उत्पत्ति है उज्जैन से मानी गई है। इसकी नाट्य की जो उत्पत्ति मानी गई है ना, उत्पत्ति जो मानी गई है वो उज्जैन से मानी गई है। मालवा वाले क्षेत्र आप ऐसे भी बोल रहे हो, उज्जैन से, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट एक और यहां पर याद रख सकते हो कि जो सारंगी और ढोलक होते हैं, यहां पर अगर अपन बात करें कि कौन से उपकरण बजाए जाते हैं, तो सारंगी और ढोलक के दोनों के नाम याद रखेंगे। ढोलक और सारंगी के साथ में इसको किया जाता है। तो यहां से अगला पॉइंट क्या हो गया आपके लिए, ढोलक एवं सारंगी के साथ अच्छा और बताऊं क्या डिटेल, ये जो किया जाता है ये किया जाता है चौराहे पर जनरली, है ना, के साथ, चौराहे पर मालवा के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में, ठीक। तो एक साथ 2-3 पॉइंट हो गए, याद रखिएगा इसको। स्टेट ड्रामा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज की बात करते हैं। सामने दिख रहा है कौन है, स्टेट लैंग्वेज हिंदी है। स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। हिंदी को लिखा जाएगा, वो बोला जाता है कि हिंदी जो है वो किस में लिखी जाएगी, तो ये लिखी जाती है देवनागरी की लिपि में। किस में लिखी जाती है, देवनागरी की लिपि। देवनागरी की स्क्रिप्ट में इसको लिखते हैं। हिंदी को किस में लिखते हैं, देवनागरी के स्क्रिप्ट में। दूसरी बात यहां से याद रखना कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है, पर याद रखो कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो फिर क्या है, नहीं है राष्ट्रीय भाषा, तो फिर क्या है ये हमारी राजकीय भाषा है, ये हमारी राजकीय भाषा है। और राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है, राजकीय भाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, है ना। ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहला पॉइंट, कहां पर लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, है ना, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ये कहां लिखा है, तो ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद, ये भी पॉइंट याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 343(1) में, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो लिखा संविधान के अनुच्छेद 343(1) में। अब भारत में जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो चैप्टर है एक, है ना, संविधान में लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पूरा चैप्टर है या ऑफिशियल लैंग्वेज का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट बना हुआ है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट जो है उसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से लगाकर 351 तक, ये इसके अनुच्छेद हैं। याद रखना 343 से लगा के 351 तक जो है वो मध्य प्रदेश, वो अपने भारत का जो संविधान है ना, संविधान जो है उस संविधान में वर्णित है। ये संविधान में जो वर्णित है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 343 से 351। उसी के 343(1) की बात की है जिसमें अपन ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। करेक्ट यहाँ तक बात। चलिए एक पॉइंट ये और ये याद रखना है। और एक और पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें आप याद रख सकते हैं, वो क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर आपसे पूछें कि भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो याद रखिएगा 22 है। एट प्रेजेंट कितनी है, 22। और क्या इसमें हिंदी शामिल है, तो हिंदी उन 22 भाषाओं में से एक है, भाषाओं में से एक। ये जो 22 भाषाएं आपने बताई है, ये जो 22 भाषाएं आप बता रहे हैं, उसमें से
एक आपको क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी। चलिए बढ़े आगे, ठीक है ना, बस इतना याद रख लीजिए। और संविधान में अगर भाग भी पूछा जाए कि कौन से पार्ट में है, तो संविधान के ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्ट है वो है 17 नंबर के भाग में ये सारी बातें लिखी हुई है, पार्ट 17 में ये सारी बातें लिखी, खत्म। ठीक, तो ये है आपका स्टेट सिंबल के बारे में। आपने अभी 15 स्टेट सिंबल देखे हैं, कितने, 15 के अराउंड, 14-15 के अराउंड देखे। आपने स्टार्ट किया था वहाँ से, बोला था कि 1981 में आपका पहला जो है स्टेट सिंबल एक्ट आया, 1981 का स्टेट एम्बलम जो बनाया, कौन सा बनाया है, ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर? चलिए देखिए, स्टेट बर्ड क्या होता है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट ड्रामा क्या है, इनके सभी के नाम और जितना डिटेल आपको बताया गया है, ये सारी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये आपके पेपर में, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो जो पेपर अभी तक कंडक्ट कराए उनमें ये आपको फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।